डियर एस्पायरेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जेंडर स्टडीज का लेक्चर है और हमारा टॉपिक है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो लेट्स स्टार्ट। हम डिस्कस करते हैं कि सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की क्या नीड थी, वहाँ पे क्यों आई थी ये सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ। वुमेन कुड अटेंड स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। वुमेन डिड नॉट रिसीव इक्वल पे फॉर द सेम वर्क। It was easier to gain a divorce but socially frowned upon. Rape and physically abuse within marriage were illegal, but husbands were rarely convinced. Abortion was still illegal. Women's body were objectified in advertising. अब बेसिकली जैसे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में हमने डिस्कस किया था कि वुमेन के साथ क्या क्या इशू था और उनकी सारे वो जो गोल्स थे वो अचीव हो गए थे। ऑल ऑफ दीज गोल्स वर अचीव। तो उसके बाद वुमेन को एजुकेशन तो मिली पर क्वालिटी में फर्क था। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, फील्ड्स को एलोकेट करने में डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जो औरत है उसको ये फील्ड लेनी है, जो मर्द है उसको इस एजुकेशन की तरफ जाना है। एक तो ये था। उसके बाद जो भी काम थे, ये तो एट सम एक्सटेंट आज तक होता है कि जो वुमेन एंड मेन में जो पे का डिफरेंस था वो कॉमन था। वहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन होता था। एक औरत होती थी वो जो काम करती थी तो उसको आप अंदाजा लगा लें कि 10 रुपए मिलते थे, और वही काम अगर एक मेल करता था तो उसको 100 रुपए मिलते थे। इतना फर्क होता था। उसके बाद एक डिवोर्स तो वेस्टर्न कंट्रीज में वैसे भी कॉमन चीज थी, पर उसके बाद अगर लीगली उसको मेन एंड वुमेन को राइट्स दिए गए, पर उसके बावजूद जो मर्द था उसका जो मैरिज था सोशली ही वॉज एक्सेप्टेड। सोसाइटी एक डिवोर्स्ड मेल को एक्सेप्ट करती थी, पर वुमेन को थोड़ा मुश्किल हो जाता था एक्सेप्ट करना। उसके बाद आप जो रेप एंड फिजिकली अब्यूज विद इन द मैरिज, वो तो वहाँ पे इजीली था। हालांकि वहाँ पे लॉ भी थे कि ये नहीं होगा, पर उसके बावजूद भी वो चीज़ें कॉमन थी। और जो से फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में चीज़ जो एक्सेप्ट नहीं हुई थी वो थी अबॉर्शन। अबॉर्शन को नहीं किया गया था लीगल वहाँ पे। उसके बाद वुमेन्स बॉडी वर ऑब्जेक्टिफाइड इन एडवर्टाइजिंग। और ये एक आप समझ लें कि सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को जो प्रोवोक जिस एलिमेंट ने किया था वो क्या, वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन। इसमें क्या हुआ था कि जो वुमेन थी उसकी एक पिक्चर बनाई गई थी, खाका जिसको हम बोलते हैं, वो बनाकर उसको किसी क्रीम के लिए ऑब्जेक्टिफाई किया था कि देखें आप अगर ये क्रीम लगाएंगे तो आप इस तरीके से खूबसूरत बन जाएंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, और तो जितनी भी वो औरतें थी जिन्होंने ये चीज़ एडवर्टाइजमेंट देखी, उन्होंने बोला कि क्या अब औरतें सिर्फ इस काम के लिए ही बची हैं कि उनको एडवर्टाइज करके अपने आप जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज बेच सकें, लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकें। अगर वुमेन इसके लिए नहीं है, वुमेन सेकेंडरी नहीं है, मेन एंड वुमेन का सेम ही स्टेटस है, तो इस चीज़ को ना करें। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसके बाद जो है ना काफ़ी सारी वुमेन बाहर आई, प्रोटेस्ट किया कि वुमेन की ऑब्जेक्टिफिकेशन को आप छोड़ दें, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब ये जितने भी चीजें हुई थी, ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा, ये तो एक एट सम एक्सटेंट वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स थे। उसके बाद क्या आता है, बेसिक असम्पशंस। ये जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनको देखने के बाद लोगों ने क्या, वहाँ के जो आवाम थी उन्होंने क्या अज्यूम किया, सोसाइटी इज पट्रियार्कल। जो वहाँ पे सोसाइटी है वो पट्रियार्कल है, मतलब जो मेन है उसका डोमिनेट पोजीशन है, और जो वुमेन है वो सेकेंडरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी है। वुमेन में हैव लीगल राइट्स बट दे आर स्टिल ट्रीटेड एज इंफीरियर। अब देखें वहाँ पे फर्स्ट ऑफ फेमिनिज्म में जितने भी उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो एक्सेप्ट हो गए थे, एक्सेप्ट अबॉर्शन वाले। पर उसमें क्या था कि वो उस सोसाइटी में फिर भी वो चीज़ें थी, सोसाइटी में उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फोर्स चाहिए था, वो सोसाइटी में नहीं थी चीजें। वुमेन शुड बी इक्वल टू मेन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एट सम एक्सटेंट एट द एंड उन्होंने बोला कि देखें वुमेन एंड मेन को हर एक स्फेयर में जो है ना इक्वल कर दिया जाए।
तो second wave of feminism, which occurred in 1960s and 80s, came as a response to the experience of women after World War II. It dealt with inequality of laws and pioneered by Betty Friedan. Women achieved championed abortion rights, reproductive freedom and other women's health issues. अब इसमें क्या था, वर्ल्ड वार टू में भी औरतों का जो है ना रोल था। वहाँ पे जब हमने वर्ल्ड वार टू का इवेंट देखा था तो वहाँ पे जो है ना वुमेन का रोल को रिजेक्ट कर दिया था, पर वहाँ पे उसके बाद भी जो वुमेन वर रिगार्डेड एज अ स्लेव ऑफ मेन। तो वर्ल्ड वार के बाद जितनी भी सिचुएशन हुई थी उनको थोड़ा बहुत रिवाइव कर दिया गया और लॉज वगैरह को जो है ना प्रमोट कर दिया गया। और इसमें अचीवमेंट भी हुई कि अबॉर्शन राइट्स, रिप्रोडक्टिव फ्रीडम एंड अदर वुमेन्स हेल्थ इश्यूज, ये जितनी भी सारी चीज़ें थी इनको जो है ना एक्सेप्ट कर दिया गया था। अब इसमें माइलस्टोन्स इसके जो अगर देखे जाए कि कौन से थे, इक्वल पे एक्ट 1963 में ये हुआ था कि इक्वल वर्क इक्वल पे फॉर वुमेन, ये एक रूल आ गया था। तो 1964 में सिविल राइट्स एक्ट आ गया था जिसमें जितने भी सिविलियंस को उन थे उनके जितने भी राइट्स एंड प्रिविलेजेस थे उनको एट सम एक्सटेंट इक्वल कर दिया गया था। पर 1966 में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन को एस्टेब्लिश कर दिया गया था जो कि इवोलुएट करती थी वुमेन के जितने भी राइट्स एंड प्रिविलेजेस थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो किस तरीके से सोसाइटी में काम करें, ये उनको हाईलाइट करती थी। 1972 में बेबी पिल फॉर सिंगल्स एजुकेशन एक्ट। अब ये इसमें क्या हुआ था कि कॉन्ट्रासेप्टिव प्रीवालेंस के जो मेजर्स थे उनको एक स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था कि वुमेन जो है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकती है। फिर 1978 में प्रेगनेंसी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट को जो है ना एडॉप्ट कर दिया गया था जिसमें प्रेगनेंसी में जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन होती हैं, मतलब उसमें आप दोनों की मर्जी से जो भी होगा, मेल एंड फीमेल की मर्जी से होगा, तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसके बाद सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के बाद एक और वेव आई थी, ब्लैक फेमिनिज्म, जो हम अभी अब सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो लेट्स डिस्कस इन इन अदर लेक्चर है ब्लैक फेमिनिज्म।